So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो बॉस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का लास्ट वीडियो आज आप देख रहे हैं और इस वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर जितना बचा हुआ था वो सब कंप्लीट किया हुआ है। तो फ्रॉम हियर चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो जाते हैं। फोर्थ का वीडियो भी आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मुझे बताते चलो कि आपका पेपर में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और कब एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है हाफ ईयरली का। ठीक है, इससे पहले कि मैं बताना चाहता हूं, मैंने इकोनॉमिक्स का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसको आप डाउनलोड करके सारे चैप्टर्स के नोट्स ले सकते हो, इंक्लूडिंग दिस चैप्टर। अकाउंटेंसी में मैंने आपको गुडविल तक का टॉपिक खत्म किया है। अब हम धीरे धीरे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की तरफ बढ़ रहे होंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ईयर एंड तक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने अकाउंटेंसी का सिलेबस इतना लेट क्यों शुरू किया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक समझते हो? जैसे एसबीआई से लोन ले लिया, आईसीआईसीआई से लोन ले लिया, ठीक है ना। वो बैंक जहां पर तुम्हारा खाता है वहां से तुमने लोन ले लिया, उसे बोलते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या होता है? मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स में यहां पर चीजें लिखी हुई हैं जो कीवर्ड्स हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कीवर्ड्स क्या है सर, मुझे क्या याद रखना पड़ेगा? क्या पूरी पूरी किताब याद रखनी पड़ेगी? नहीं भैया, जो कीवर्ड्स मैं यहां पर लिख कर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कमेंट्स में रीड किया, बच्चे बोल रहे थे सर प्लीज आप लिख कर कीवर्ड्स मेंशन कर दें सो दैट मैं उसको मतलब साथ साथ नोट करता चलूं। तो मैं कीवर्ड्स भी लिख कर रखा हूं, तो आपको थोड़ी हेल्प इससे हो जाएगी। तो चलो भाई, होता क्या है? बैंक एडवांसेस अ फिक्स्ड अमाउंट, मतलब बैंक कभी भी लोन देता है तो एक फिक्स अमाउंट का लोन देता है, ठीक है ना। लंप सम मतलब एक साथ देता है टू द बोरोवर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे मैंने अभी रिसेंटली घर एक खरीदा तो मुझे हाउस लोन मिला, ठीक है ना। तो हाउस लोन मैंने लेट से 50 लाख रुपए का लिया और मुझे वो लोन लमसम में 50 लाख रुपए मिल गए और वो लोन मिला लेट से 20 सालों के लिए। तो उसमें टाइम पीरियड भी स्पेसिफाइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज एट फिक्स्ड रेट ऑन द सैंक्शनड अमाउंट। जितना मुझे लोन मिला उस लोन पर एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। द लोन इज एडवांस्ड अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी लोन मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये 3 कीवर्ड, ये 3 पॉइंट याद रखोगे, तुम्हें कोई भी डेफिनेशन मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चलो भैया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है? लेट्स से एक कंपनी है, उसने लोन लिया है कमर्शियल बैंक को, तो उसको क्या एडवांटेज मिल रहे होंगे, ये बात करने जा रहे हैं। फंड्स आर अवेलेबल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, तुमको मतलब तुरंत ही वापस नहीं करना होगा, एक स्पेसिफाइड पीरियड तक के लिए तुमको वो लोन मिलेगा। दूसरा, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग हमेशा आपके पास रहेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपके पास हमेशा रहेगी, आप इक्विटी पर ट्रेड करके अपना ग्रोथ कर सकते हैं। रीपेमेंट कैन बी डन आउट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, जब आप पैसे कमाएंगे तो जैसे जैसे कमाते जाएंगे वैसे वैसे लोन चुकाते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या? इंटरेस्ट इज पेड ऑन बैंक लोन इज डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट। डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट मतलब क्या होगा? जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन पर, उसको एज अ चार्ज ट्रीट होता है, मतलब वो प्रॉफिट से घटाया जा सकता है, एक्सपेंस की जैसे ट्रीट किया जा सकता है, जिससे आपका टैक्स इवेंचुअली सेव होगा। तो ये फायदे हैं। अब कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कंपनी को बैंक से लोन लेने की? तो पहला डिसएडवांटेज है कि एसेट आपको कुछ ना कुछ प्लेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। दूसरा क्या है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। तीसरा, इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब चाहे आपकी कंपनी पैसा कमाए या ना कमाए, बैंक को उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट मिलता रहना चाहिए। फिर लास्ट है, क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस। क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? अगर मान लेते हैं एक कंपनी 10 लाख रुपए का लोन ले सकती है और उसने 8 लाख का लोन पहले ही ले लिया, तो क्या होगा? उसकी क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो गई, 2 लाख से मतलब अब वो केवल 2 ही लाख का लोन ले पा रहा होगा। तो तुमको ये डिसएडवांटेज भी समझ में आ गए।
आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम बात करने जा रहे हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, पहले इनको जान लें। यहां से पैसा रेस करेंगे तो क्या फायदे होंगे, यहां से पैसे रेस करने के क्या नुकसान एक कंपनी को फेस करने पड़ते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं भैया फटाफट। तो चलो आओ देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, जीओआई मैंने जो मेंशन किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इट हैज सेट अप स्पेशल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस टू बिजनेस एंटरप्राइज। लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, लंबे शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बने भैया, वहां से लोन लेना है तो कमर्शियल बैंक से लो चुपचाप, ठीक है। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए लोन लेना है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि ये लोन दे सके बिजनेस एंटरप्राइजेस को। आगे की बात पढ़ते हैं। अब ये लोग जब लोन देते हैं ना तो दोनों फॉर्म्स में देते हैं, डेट के फॉर्म में भी और इक्विटी के फॉर्म में। डेट मतलब लोन देते हैं और इक्विटी के फॉर्म में भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी वो आपको कुछ ना कुछ पैसा दे सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे ऑल्सो प्रोवाइड प्रमोशनल टेक्निकल एंड मैनेजरियल सर्विसेज। भैया बैंक तो सिर्फ आएगा और लोन देके चला जाएगा, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको असिस्ट करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं बिजनेस चलाने में। जैसे एग्जांपल दूं तो सिडबी, आईसीआईसीआई, सिडबी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इस तरह स्पेशल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं ताकि जो बिजनेस सेक्टर है इसको प्रमोट किया जा सके। और तुम्हें बात बताऊं, ये जो लोन मिलता है ना वो कंसिडरेबली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है मार्केट से। क्या फायदे हैं इसके, आओ जरा जानते हैं। पहला फायदा क्या है, बोथ रिस्क एज वेल एज लोन कैपिटल इज अवेलेबल। रिस्क और लोन मतलब डेट और इक्विटी दोनों के फॉर्म में आपको यहां से पैसा मिलने की संभावना होती है, यह पहला फायदा है। दूसरा, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज देयर। बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, बार बार समझा रहा हूं, पिछले चैप्टर से कंप्लीट करता हुआ आ रहा हूं कि बॉस अगर आपने लोन लिया है तो आप डेट और इक्विटी के हिसाब से शेयर्स इश्यू करके पैसा और रेस कर सकते हैं। मतलब ये है, मतलब आपने पूरा पैसा शेयर से नहीं यूज किया, पूरा पैसा लोन से नहीं लिया, तो आपके पास ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ऑप्शन रहता है, यू कैन ट्रेड ऑन इक्विटी। आते हैं अगला, इंक्रीज क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ बिजनेस, क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देने के लिए तैयार हो गया तो ये मान लीजिए कि सारे बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिकॉज ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना तब तक लोन नहीं देते जब तक ये थॉरो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते। इनको जब तक आपके बिजनेस आइडिया में भरोसा नहीं हो जाता है तब तक ये आपको एक पैसा नहीं देते हैं। इसलिए अगर आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एड मिल गई है, पैसा मिल गया है, समझ लीजिए आपकी क्रेडिट वर्दिनेस मार्केट में एकदम से बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते, लोन्स एंड गारंटी इन फॉरेन करेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोन्स एंड गारंटी इन फॉरेन करेंसी आर अवेलेबल फॉर इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मान लेते हैं आपके बिजनेस को कुछ मशीनरी इंपोर्ट करनी है, लेट्स से चाइना से या जर्मनी से, कुछ वहां से आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए, वहां से कुछ आपको चीजें मंगवानी है अपने बिजनेस के लिए। अब इसमें तो लगेगी सिक्योरिटी, और वो भी सिक्योरिटी किस चीज की लगेगी, फॉरेन करेंसी की। तो ये इस तरह की भी हेल्प आपको कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है जरा देख लेते हैं भाई। पहला, थॉरो इन्वेस्टिगेशन एंड मेनी फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड। आपको अपने पहले बिजनेस प्रपोजल को ले जाना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, उसके बाद थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है आपकी कंपनी के बारे में, आपको बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज ये रास्ता लेना ही नहीं चाहती, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, मेनी डिजर्विंग कंसर्न्स में फेल टू गेट असिस्टेंस फॉर वांट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर कंडीशंस। कई बार क्या होता है, बहुत बढ़िया कंपनी है लेकिन उसको गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है ना, उसके पास कोई एसेट्स हैं जो वो गिरवी रख सकता हो, तो बहुत डिजर्विंग जो कंपनीज है कई बार उनको भी इस तरह की एड नहीं मिल पाती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा क्या है, दे प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑटोनॉमी ऑफ मैनेजमेंट। कई बार ये होता है कि आपके बिजनेस में ये डायरेक्टर अपना बैठा देते, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि बिजनेस आप चलाने आए थे, इवेंचुअली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाने लगते हैं, तो ऑटोनॉमी को ब्रेक कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब यहां पर हमारे सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं बच्चा लोग अपने शॉर्ट टर्म सोर्सेस के ऊपर, और वो बड़े कमाल के छोटे छोटे टॉपिक है, खत्म हो जाएंगे अगले 10 मिनट के अंदर।
चलो भाई, सबसे पहले शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आते हैं। इसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट्स। ये आज की डेट में कॉमन नहीं है, ये कभी हुआ करता था कॉमन। क्यों? तब उतना ज्यादा बैंक वगैरह नहीं थे इंडिया के अंदर, ये तब बड़ा फेमस हुआ करता था। तो होता क्या है कि डिपॉजिट ऑफ मनी मेड बाय पब्लिक विद नॉन बैंकिंग कंपनीज। मतलब आम जनता ने पैसा कहां जमा कर दिया अपना? बैंक में नहीं। किस कंपनी ने कहां जमा कर दिया? नॉन बैंकिंग कंपनीज में। अपना पैसा नॉन बैंकिंग कंपनीज में जमा कर दिया। अब तुम ये सोचोगे ऐसा कोई क्यों ही करेगा? ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि कई बार ना इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाता था। जैसे हमारे पिताजी ने भी एक कंपनी थी कुबेर, उसमें पैसा जमा किया 25,000 रुपए जब मैं छोटा हुआ करता था। भाग गई कंपनी, आज तक मिले ही नहीं। सहारा इनका परफेक्ट एग्जांपल है, बेसहारा हो गए लोग जिसने पैसा जमा किया था सहारा में। बात समझ में आ रही है? तो पब्लिक डिपॉजिट होता क्या है ये क्लियर हो गया। इससे क्या फायदे हैं कंपनी को, इसका क्या नुकसान है कंपनी को? सबसे पहला क्या होता है? नो चार्ज ऑन एसेट। पब्लिक से पैसा लेना है, कोई भी एसेट गिरवी रखने को जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबल है, जब मर्जी आए पैसा पब्लिक का वापस कर दो। इकोनॉमी, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है, बिकॉज बैंक में जाओगे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कन्वीनियंस, मतलब बहुत लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, आओ पैसा जमा करो, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज भी है कुछ कंपनीज को, लिमिटेड अपील, सब लोग पैसा नहीं जमा कर सकते, बिकॉज आज की जनता होशियार हो चुकी है, वो शेयर मार्केट में या बैंक में पैसा जमा करेगी, नॉन बैंकिंग में रिस्क में क्यों जमा करे भाई। दूसरा अनसर्टेनिटी, कब भैया मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा, ये वाली बात। स्पेक्यूलेशन, और लास्ट है नॉट अवेलेबल टू न्यू फर्म्स। स्पेक्यूलेशन मतलब कई बार वो स्कैम 1992 हो जाता है सबके साथ, पैसा लिया कंपनी भाग गई, कुबेर, सहारा, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कमर्शियल बैंक के शॉर्ट टर्म सोर्सेस पर। कमर्शियल बैंक भी लोन देता है और शॉर्ट टर्म भी लोन देता है। क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे वो शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहला मेथड है लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन्स एंड एडवांसेस मैं तुमको पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर पढ़ा रहा हूं। यहां पर क्या होता है? डायरेक्ट एडवांस मेड इन लमसम विच इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट लोन अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोवर। मान लेते हैं महेश, अब ये वो महेश नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो बेटा, गाने सुन के नाच रहे हो, वो वाला महेश नहीं है। इस महेश को लोन चाहिए था, और लोन चाहिए था लेट्स से एसबीआई से। तो एसबीआई ने उठाया और महेश का अपने ही बैंक में एक लोन अकाउंट खोल लिया, इसका बोला महेश's लोन अकाउंट। नया अकाउंट खोला, महेश's लोन अकाउंट, और इसको 10 लाख रुपए की जरूरत थी, 10 लाख रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। याद रहे, इस पूरे 10 लाख पर यह बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी, चाहे यह महेश 10 लाख रुपए इस्तेमाल करें या ना करें। पूरा पैसा एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, मतलब पैसा इज ट्रांसफर्ड इन लमसम। मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन फुल अमाउंट, सिक्योरिटी इज प्लेज, मतलब महेश को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, मान लेते हैं अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा या गाड़ी गिरवी रखनी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं तुम्हें क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अगले टॉपिक पर आ जाएं। अगला टॉपिक है कैश क्रेडिट। ये बहुत सारे बिजनेसमैन को अच्छे से पता होता है। कैश क्रेडिट को हम लोग आसान भाषा में ना सीसी लिमिट बोलते हैं। सीसी लिमिट क्या होता है? बैंक अपने रेगुलर कस्टमर को ना एक लिमिट प्रोवाइड करती है कि यार तुमको 10 लाख रुपए तक का मेरी तरफ से फ्री में लोन है, अगर तुम जितना पैसा विड्रॉ करोगे उस पर इंटरेस्ट दे देना, जितना नहीं विड्रॉ करोगे उस पर इंटरेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स में कैसे देखेंगे इसको? फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट अंडर विच बोरोवर इज अलाउड टू बोरो अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है ना? फिर लिखा है इंटरेस्ट इज पेड ऑन द अमाउंट यूज्ड एंड नॉट ऑन द फुल अमाउंट। लेट्स से एक बैंक ने क्या किया, एक बैंक ने यही महेश को, महेश इतना बढ़िया कस्टमर था, महेश को बोला कि भैया तुम 10 लाख की सीसी लिमिट ले लो, और महेश ने इस 10 लाख में से केवल 2 लाख रुपए ही इस्तेमाल किए, तो महेश को इंटरेस्ट इस 2 लाख रुपए के अमाउंट पर ही देना पड़ेगा, पूरे अमाउंट पे नहीं। इसे बोलते हैं कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट दो तरह का होता है, एक होता है क्लीन कैश क्रेडिट, एक होता है सिक्योर्ड कैश क्रेडिट। क्लीन कैश क्रेडिट मतलब सीसी लिमिट लेते समय कोई भी असेट्स को गिरवी ना रखना, इसे बोलते हैं क्लीन कैश क्रेडिट। मतलब ये जो बिजनेसमैन है उसने कोई भी एसेट्स को प्लेज नहीं किया है। सिक्योर्ड कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक ने
बिजनेसमैन से कुछ असेट सिक्योर करा लिए हैं, तभी उसको ये लिमिट दी है। समझ में आ रही है बात? एकदम अच्छे से समझ में आ गई है भाई। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी सुना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? एक बिजनेसमैन अप टू अ सर्टेन लिमिट बैंक से ओवरड्रॉ कर सकता है। ओवरड्रॉ का मतलब क्या हुआ? लेट्स से इस महेश की ही हम लोग बात कर रहे थे। ये महेश के अकाउंट में मान लो 3 लाख रुपए पड़े हैं। अब महेश ने एक पार्टी को चेक दे रखा है 4 लाख रुपए का, तो महेश के बैंक ने 1 लाख रुपए ओवरड्रॉ कर दिए। ओवरड्रॉ कर दिए, भाई ले ले महेश, तू अच्छा बिजनेसमैन है, तू 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेकर पेमेंट कर दे, तेरी पेमेंट नहीं रुकने देंगे। इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब बैंक को इंटरेस्ट किस अमाउंट पे देना पड़ेगा? महेश को बैंक को इंटरेस्ट किस अमाउंट पे देना पड़ेगा? जितना अमाउंट ओवरड्रू हुआ है। ठीक है, मैंने यहां पे कीवर्ड्स की तरह लिखा भी है, टेम्पररी फाइनेंशियल अकोमोडेशन एक्सटेंडेड बाय बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर्स। इंटरेस्ट इज पेड ऑन द अमाउंट ओवर ड्रॉन। जितना भी अमाउंट ओवरड्रॉ हुआ है केवल उसी पर इंटरेस्ट पे करने वाली हो रही है। तुम लोग चाहो तो साथ साथ में ना ये जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं वो लिखते चलो। ये कमाल के नोट्स हैं, हैंड रिटन मैं खुद लिख रहा हूं तुम्हारे साथ साथ, तो ये तुम्हें बड़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब कमर्शियल बैंक का लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक क्रेडिट। सॉरी, कमर्शियल बैंक को बैंक क्रेडिट बोलते हैं। कमर्शियल बैंक का लास्ट टॉपिक है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये चैप्टर तो आपने 11th में अकाउंटेंसी में पढ़ा था, इनकेस आपने सही में 11वीं में पढ़ाई की है। तो होता क्या था, जैसे थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देने की बात बताऊं। जैसे मान लेते हैं ये एक सेलर है, ये एक सेलर है और ये एक बायर है और ये एक बैंक है। अब सुनो हो क्या रहा है, सेलर ने सामान बेचा, सेल किया सामान, ठीक है भैया, ठीक है, सामान बेच दिया। अब आइडियली बायर को पैसे देने चाहिए थे, लेकिन सेलर ने उधार में सामान बेचा और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर साइन करा लिया, जिसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इन्होंने एक बिल पर साइन किया कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा, तो इनके लिए हो गया वो बिल्स रिसीवेबल। और इस बिल में बोला कि मैं पेमेंट कब दूंगा? 3 मंथ्स बाद। एक एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है 2 महीने बाद दे, 1 महीने बाद दे, 4 महीने बाद दे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर तुमको बता रहे हैं। अब इसको पैसे की तुरंत जरूरत थी, तो ये गया बैंक के पास। बैंक से बोलता है, बैंक मैं तुम्हें एक बिल दे रहा हूं, इसे डिस्काउंट कर मुझे पैसा दे दो। डिस्काउंट करके मतलब मान लेते हैं बिल 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का था, बैंक ने बोला मैं कमीशन काटूंगी 10%, और बैंक ने कमीशन काटकर 90,000 रुपीज वापस कर दिया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मान लो कल की डेट में अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक गला पकड़ेगी ये सेलर का जिसने बिल डिस्काउंट कराया था। ठीक है ना, बात समझ में आई, प्रोसेस समझ में आ गया। अब थियोरेटिकली देख लें इसको क्या होता है। तो क्या है इसका मतलब, इट इज प्रोक्योरिंग कैश फ्रॉम बैंक इन एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, इन एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल था। बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर दिस सर्विस, मैंने बताया ऐसे कि एग्जांपल में बैंक ने 10% चार्ज कर लिया भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स लायबल टू द बैंक इन द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, मतलब जिसने डिस्काउंट कराया है वो आखिरी समय तक लायबल रहेगा अगर पैसा बैंक को नहीं मिला तो। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ पूरे कमर्शियल बैंक और डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर एक कंपनी कमर्शियल बैंक से लोन लेती है तो उसको क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फायदे क्या हैं? फ्लेक्सिबल, जब मर्जी चाहे इनका पैसा वापस कर दो। बैंक से लोन लिया, आज पैसा आया, आज बैंक को लोन वापस कर दिया। सीक्रेसी ऑफ बोरोवर, मतलब बैंक कभी डिस्क्लोज नहीं करती कि मैंने किसको किसको लोन दिया है, कौन कौन हमारे लोन लेने वाले लोग हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आइडेंटिटी, आपकी इमेज अच्छी बनी रहती है। तीसरा, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, बैंक से लोन लो, बैंक वाले कभी आकर तुम्हारे बिजनेस में हस्तक्षेप या बिजनेस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। इससे कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है? बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, चार्ज ऑन एसेट, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई साइड पर होता है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर हो गई? तो कमर्शियल बैंक भी क्लियर हो गया। अब कुछ और सोर्सेज हैं हमारे पास जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एड की तरह काम करते हैं, वो क्या हैं आइए देखते हैं।
सबसे पहला ट्रेड क्रेडिट, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कुछ बात कर रहा है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस फर्म टू एनदर, ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल क्रेडिट, ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days to 3 months जनरली। अब देखो हुआ क्या, कहना क्या चाहते हैं सर ट्रेड क्रेडिट में? मान लेते हैं ये एक चीज मैन्युफैक्चर करता है, ये एक बंदा सेल करता है, तो मैन्युफैक्चरर ने इसको उधार पर दे दिया, मैन्युफैक्चरर ने इसको उधार पर सेल करने को दे दिया, भाई कोई बात नहीं पैसा 3 महीने बाद दे देना। इसने कस्टमर को सेल किया, कस्टमर से पैसा आया, इसने उठा के इसको वापस कर दिया। इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। बाइंग और सेलिंग जो हो रही है वो उधार पर हो रही है, आफ्टर सम टाइम पीरियड आपस में सेटलमेंट हो जाता है, इसी को बोलते हैं अपन ट्रेड क्रेडिट। इसके कुछ फायदे भी हैं, कन्वीनियंट, नो फॉर्मेलिटीज, नो इंटरेस्ट और फ्लेक्सिबल, कोई इंटरेस्ट नहीं, कन्वीनियंट है भैया, कभी भी ले लो कभी भी दे दो, ठीक है ना। और क्या है? फ्लेक्सिबल, मतलब जब पैसे आ जाए तो वापस कर दो। इससे कुछ डिसएडवांटेज भी है भैया, प्राइस ऑफ क्रेडिट सेल्स आर हायर, मतलब उधार में अगर तुम मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदोगे तो महंगा देता है, और अगर कैश में खरीदो तो वो सस्ता दे देता है, ठीक है ना। इससे कुछ डिसएडवांटेज भी है भैया, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो मैन्युफैक्चरर है उसको ज्यादा पैसे रखने पड़ते हैं बिजनेस को रोटेट करने के लिए, बिकॉज वो उधार सामान दे रहा है सेलर्स को। और कभी कभी अगर बैड डेट्स हो गए, पैसा नहीं मिला, हमने तो सामान उधार में बेच दिया, अगले ने पैसा नहीं दिया, भाग गया बिजनेस से, तो बैड डेट्स होने की भी संभावना इस तरह के सोर्स में होती है। समझ में आ गया ट्रेड क्रेडिट क्या है? बढ़े आगे, बताना। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी रश कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना, धीरे धीरे एकदम मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या होती है? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का मतलब क्या, हमने ना कोई ड्यूरेबल सामान खरीदना था, मशीनरी खरीदी, इक्विपमेंट खरीदा, और हमने क्या किया ना, हमने कुछ पैसा उसको दे दिया खरीदते समय, और बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे देते जा रहे हैं, और बाकी के बचे हुए पैसे पर इंटरेस्ट लगता है। आप भी टीवी कभी खरीदे हो मार्केट में, या फ्रिज खरीदे हो, या कार खरीद के लाए हो, तो थोड़ा पैसा डाउन पेमेंट दे दिया, बाकी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। अब यही बात है, फैसिलिटी ऑफ बाइंग मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स ऑन क्रेडिट। Part payment is made at the time of delivery and balance in installments and interest is charged on the balance amount। मैंने कोशिश की है कि आपको बुलेट पॉइंट्स में चीजें लिखकर दे दूं ताकि तुम्हें याद रखने में आसानी रहे, ठीक है। खत्म हो गया इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड लास्ट टॉपिक। सेकंड लास्ट टॉपिक है फैक्टरिंग। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये फैक्टरिंग क्या होता है? इसको अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। अब होता क्या है जरा समझना, पहले तो लिख के दिखा देता हूं। रेजिंग ऑफ फाइनेंस थ्रू सेल और मॉर्टगेज ऑफ बुक डेट्स, वेरी एक्सपेंसिव वे ऑफ रेजिंग फंड्स। क्यों? बात समझो। कुछ कंपनीज हैं और ये एक बिजनेसमैन है, इसके पास ना डेटर्स हैं। बुक डेट्स मतलब डेटर्स, डेटर्स समझते हो ना, जिसको उधार में सामान बेचा गया वो डेटर हो गए, उसी को बुक डेट्स बोलते हैं। मान लेते हैं इसके पास 1 करोड़ रुपए के डेटर्स है, और ये कंपनी है, ये कंपनी है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, इस तरह के बुक डेट्स को मॉर्टगेज करके, गिरवी रख के इस कंपनी को पैसा दे देती है, मतलब काइंड ऑफ अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बट इस बार बैंक बीच में नहीं है, इस बार एक स्पेसिफिक कंपनी है जो काम ही यही करती है, जो सेल और मॉर्टगेज ऑफ बुक डेट्स का काम ही करती है। क्या हुआ, अब ये कंपनी क्या करती ना कि ये गए अपने डेटर्स को इनके पास दे दिए कि भैया ये डेटर्स हमारे ले लो, हमें पैसा दे दो। इन डेटर्स से मिलना था 1 करोड़, कंपनी बोलती है हम 60 लाख देंगे, बोलो मंजूर है? एक्सपेंसिव मेथड है। 1 करोड़ के डेटर्स दे दिए और कंपनी बोली हम केवल 60 लाख रुपए देंगे, मंजूर हो तो बताओ। तो मंजूर है तो पैसे ले लिए 60 लाख रुपए, और जो बाकी 40 लाख रुपए है ये एक तरह से इनकम हो गई उस कंपनी की जो ये सेल और मॉर्टगेज ऑफ बुक डेट्स करती है। मान लो बैड डेट्स हो गए तो ये बंदे की कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी किसकी? इस कंपनी की। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टरिंग, ठीक है ना। मॉर्टगेज और सेल ऑफ बुक डेट्स टू स्पेसिफिक कंपनीज जो आपको पैसा दे देती है और अपना कमीशन काट लेती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक पर आते हैं, यह है कस्टमर एडवांसेस।
एक और होना चाहिए, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये सेकंड लास्ट होगा। कस्टमर एडवांसेस, कई बार क्या होता है ना, हम सामान मार्केट में लेने जाते हैं और हम एडवांस दे देते हैं कि भैया आज मैं आपको, कई बार कार की बुकिंग में एडवांस चल रहा होता है, तो हमने आपको एडवांस दे दिया, जब आपका सामान आ जाएगा तो हम आपको पेमेंट करेंगे, उसमें ये एडवांस एडजस्ट हो जाता है, उसी चीज को बोलते हैं कस्टमर एडवांसेस। होता क्या है, एडवांस पेमेंट्स एट द टाइम ऑफ बुकिंग बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, और इसमें होता क्या है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एडवांस इज एडजस्टेड। सिंपल है, बहुत आसान टॉपिक है, घटिया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, हमने दूसरी कंपनी से पैसा उधार मांग लिया, बैंक से नहीं मांग रहे, दूसरी कंपनी से, मतलब कोको कोला को जरूरत पड़े तो पेप्सी से उधार मांग ले, ये होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। अब होता क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन अ कंपनी बोरोज फंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड फ्रॉम अनदर कंपनी विच हैज सरप्लस फंड्स, एक कंपनी ऐसी है इसके पास बहुत पैसा है, तो उससे उधार ले लिया। It is convenient and no legal formalities is included and generally rate of interest यहां पर वेरिएबल होता है। हो सकता है कंपनी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करे, हो सकता है आपसे कंपनी इंटरेस्ट ना चार्ज करे, या जितने समय के लिए ले रहे हो उसके हिसाब से चार्ज कर सकती है। इतना याद रखने पर आपका ये चैप्टर नंबर 3 मैंने कंप्लीट कराया है। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें, ये वीडियोस अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स तक जरूर शेयर करें, ठीक है ना, इससे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी डेवलप होगी हमारे ऑल आईएससी स्टूडेंट्स की। तो मजा आया हो तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, जाओ ऐप डाउनलोड करो और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन का पूरा फायदा उठाओ। बाय बाय।